श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक्शन। पुलिस ने 26 आरोपियों को लिया हिरासत में। हजरतबल में हुई तोड़फोड़ मामले में गरमाई सियासत। उमर अब्दुल्ला बोले, ये दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन क्यों लगाया राष्ट्रीय चिन्ह। महबूबा मुफ्ती ने कहा, वक्फ बोर्ड को भंग करें। मुख्यमंत्री दरख्शां अंद्राबी का पलटवार, शिलालेख जहां है वहीं रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में हुई घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, यह दरगाह शांति और सद्भाव का प्रतीक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के दान से किया था निर्माण। जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आपदा के लिए अवैध खनन को ठहराया जिम्मेदार। केंद्र से की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से संगलदान के बीच रेलवे चलाएगी स्पेशल लोकल ट्रेन। 8 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक ट्रेन चलाने का फैसला। श्रीनगर के एयर कार्गो टर्मिनल पर 340 किलोग्राम बिना लेबल वाला मांस जब्त। मामले की जांच जारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, बिल स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। 7 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। हजरतबल दरगाह में तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ का अपमान और नुकसान करने वाले 26 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने इन 26 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल ये विवाद हजरतबल दरगाह में लगे शिलालेख को लेकर शुरू हुआ, जिसमें अशोक स्तंभ बना हुआ था। इस पट्टी के लगने के बाद लोगों ने इसका विरोध किया और इस शिलालेख पर उकेरे गए अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। तभी से सियासत गरमाई। ये उस दिन की तस्वीर है जब इसे नुकसान पहुंचाया गया था। अब पुलिस ने एक्शन भी करना शुरू कर दिया। 26 लोगों की पहचान करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दरगाह में तोड़ फोड़ के जो खाती थे, आरोपी थे, मुलजमीन थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और 26 इनकी तादाद है। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। कितना अपमानित करेंगे अगर आपने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी माफी नहीं मांगा और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से, सरकार से इस्तीफा नहीं दिया, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, ये अपने आप में शर्मसार करने वाला है। भारत बचेगा तभी तो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस राजद रहेगी। भारत के ही अस्मिता पे सवाल उठा दिया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का ध्यान जो तबाही हुई है फ्लड से, बादल फटने से, उससे ध्यान हटा के इसका सियासीकरण कर रही है। किसी भी मजहबी जगह पे अगर सरकार का पैसा लगता है और वो बाहरी दीवार पे अगर नेशनल एम्बलम लगाया हो और उसको बेहरमती करना, तोड़ना, ये कानूनी जुर्म है और इसकी पुष्टपनाही करना ये और बड़ा जुर्म है। और एक पूरे समाज की छवि को खराब करना, हम नेशनल एम्बलम की इज्जत को, नेशनल फ्लैग की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बाहर था, बाहरी दीवार में था। ये
इबादतगाह के अंदर नहीं था। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत बल दरगाह में हुए वाकये को लेकर कहा है कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि ये दरगाह शांति, अमन और सद्भाव का प्रतीक है, जिसका निर्माण शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के दान से किया था। ये दरगाह जो बनी है यहाँ के लोगों के, या कोई भी जो यहाँ पे ज़ियारतें हैं वो यहाँ के लोगों के पैसे से बनी हुई है, किसी के मेहरबानी से नहीं बनी। मगर इन्होंने जो गलती की, इन्होंने वहाँ बोर्ड लगाया, वो लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये गलत है और उसको करना नहीं चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। अब उसके बाद FIR वगैरह, अब देखिए, अब इनको मुझे समझ आती है कि इनको समझ आनी चाहिए कि यहाँ के लोग ये बर्दाश्त नहीं करते। हम अमन पसंद है और हम अमन पसंद ही मैं ये समझते हैं कि इनको ये समझ जाना चाहिए ये गलत है, ऐसे काम करने नहीं चाहिए। जुमे को हजरत बल में हुए तनाज़े का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेशनल एम्बलम के निशान को तोड़ने के बाद खवातीन भी उस पर पत्थर से हमला करती दिख रही हैं। इसी मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में सभी इस वक्त मर्द मुलजिम ही शामिल हैं। एक और ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जो इस वक्त आपको न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हजरत बल का एक और वीडियो, हजरत बल दरगाह का एक और वीडियो आप देख रहे हैं, जिस पे पहले मर्द मुलजमीन की तरफ से हमला किया गया और फिर उसके बाद जो वहां पर खवातीन मौजूद थी, उन खवातीन की तरफ से भी इस बोर्ड को निशाना बनाया गया। और जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर नासिरुल इस्लाम ने हजरत बल दरगाह के अहाते में जो कौमी निशान लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति उन्होंने जताई है। उन्होंने इसे इस्लामी शरिया की भावना के खिलाफ बताते हुए मजहबी मकामात की जो पवित्रता है उससे छेड़छाड़ इसे करार दिया है। साथ ही कहा है कि शरिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, प्रोविजन नहीं है कि पूजा स्थलों पर प्रतीक चिन्ह लगाए जाएं। इस तरह की कार्रवाई न केवल अनुचित है बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब। सर, जिस तरीके से दरगाह हजरत बल में मामला पेश आया है और काफ़ी तनाज़ा खड़ा हो गया है और लोग अरेस्ट भी हुए हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी की जा रही है, तो ख़ास तौर पर उलमा में इसमें खासा रोल है। मीटिंग भी हुई है और क्या लाहेअमल आप इस हवाले? हमने तो बता दिया कि इसमें इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। हजरत बल से हमारी वाबस्तगी है और ये शेख साहब ने तकरीबन 1968 में इसकी तामीर का काम शुरू किया। अगर उनका भी उनकी तस्वीर भी वहाँ लगाई जाती तो यही रद्द अमल सामने आता। ये इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं। हम लोग इबादत गाहों में एम्बलम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में जो दरख्शां अंद्राबी ने काम किया है ये गलत किया है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये तो वो कह रही हैं कि मैंने कानून के मुताबिक किया है ये चीज़ें लगाने के लिए। कानून से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जज्बा शरीयत और कानून आपस में मिले हुए हैं, मरबूत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी जगह नहीं लगाया जाता है। अब हम लोग अगर ये किसी और मंदिर पे भी लगाया जाएगा, हम ये उस वक्त भी यही कहेंगे गलत है कि लोगों को अरेस्ट होना चाहिए, उसके खिलाफ केस होना, क्योंकि FIR भी लॉन्च हुआ है, लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो उस पर जो उलमा का लाहेअमल है, पेशरफ्त है, क्या होगी? हम लोग सोए हुए हैं। आप समझते हैं कि वो कहेंगी वही बात मानेंगे हम। हमारी कोई साख नहीं है जम्मू कश्मीर में। मैं 1.5 करोड़ लोगों का मुफ्ती आज़म हूँ। मुझे पता है मेरे हुदूद क्या है और उसे अपने हुदूद के अंदर रहना चाहिए। बिल्कुल शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर नासिरुल इस्लाम साहब। उन्होंने कहा कि हमें पता है और शरीयत में कोई मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो दरगाह में हुआ है और वो एम्बलम जो लगाया गया वहाँ पे वो गलत तरीके से लगाया गया। उन्होंने कहा कि हम उसके मुताबिक जो सोच रहे हैं और अपने इक़दाम उठाने की कोशिश करेंगे और कतन हम यानी मजहबी जज्बात जो है उनको हम ठेस पहुँचाने नहीं देंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन खुर्रम। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के एयर कार्गो टर्मिनल पर अफसरान ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 340 किलोग्राम बिना लेबल वाला
गोश्त जब्त किया है। ये कार्रवाई राज्य बिक्री कर विभाग के उपायुक्त की प्रवर्तन टीम की ओर से जानकारी मिलने के बाद की गई है और इत्तलात मिलते ही संबंधित मुतालिका महकमे ने कार्रवाई करते हुए तत्परता दिखाते हुए एक आगो टर्मिनल के बाहर एक ऑटो रिक्शा को रोका, जिसमें ये गोश्त की खेप लाई जा रही थी। जांच के दौरान पाया गया कि गोश्त के पैकेट्स पर कोई अनिवार्य लेबलिंग नहीं लगाई गई है, जो खाद्य सुरक्षा और कर नियमों के अनुसार आवश्यक है। एहलकारों ने तस्दीक की कि गोश्त का परिवहन बिना किसी वैध विवरण या पहचान के किया जा रहा था। ये न केवल खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है, बल्कि कराधान नियमों के विरुद्ध भी है। प्रशासन ने बताया है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और विस्तृत जांच जारी है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और कर नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट पे आज स्टेट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को एक टिप ऑफ मिलता है, जिसमें पता लगता है कि श्रीनगर एयर कार्गो की तरफ एक ऑटो रिक्शा जा रहा है, जिसमें 340 केजी का अनलेबल्ड मटन पाया गया है। जो ही ये खबर फैली, उसके बाद इमीडिएटली एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने जो फूड एंड ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनको आगाह किया। डिपार्टमेंट वाले वहां पहुंचे और ये जो 340 केजी का अनलेबल्ड मीट है, इसकी अभी जांच पड़ताल चल रही है और क्या कुछ सामने आएगा वो आज शाम तक ही पता लग पाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी याद दिला दें कि आज से ठीक 2 हफ्ता पहले एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ था उन तमाम रेस्टोरेंट्स का या उन तमाम मीट सेलर्स का जो रॉटन मीट बेच रहे थे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में, जिसके चलते हुए उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से एक कार्रवाई चली और करीबन 10 ऐसे रिनाउंड फूड आउटलेट्स जो है उनको बैन कर दिया गया और उनकी जो फसाई की सर्टिफिकेट है वो भी कैंसिल कर दी गई। तो कुल मिला के अगर बात करें, डिपार्टमेंट का कहना यही है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की छापामारी लगातार जारी रहेगी और कोशिश यही है कि रॉटन मीट के चलते हुए जो इस वक्त न सिर्फ लोगों की सेहत को डैमेज हुआ है, बल्कि इंडस्ट्री में उन लोगों को डैमेज हुआ है जो इस वक्त फ्रेश मीट बेचते हैं। वो चाह रहे हैं कि अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन तमाम लोगों को जेल के पीछे डाला जाए जो किसी भी तरीके में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस रॉटन मीट के ट्रेड के साथ इन्वॉल्व हो। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के लिए अवैध खनन को गैर कानूनी कानकुनी को जिम्मेदार ठहराया है। कर्रा ने कहा कि जिन ठेकेदारों को ठेके दिए गए हैं वो जम्मू कश्मीर की स्थानीय स्थिति और हालात के प्रति असंवेदनशील हैं और सभी राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कर्रा ने कहा, यह भी मांग की कि केंद्र सरकार इस प्राकृतिक आपदा को नेशनल डिजास्टर करार दे और इसका ऐलान करे ताकि लोगों की सभी जायज समस्याओं का समाधान हो सके। जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपने कहा कि जो इलीगल माइनिंग हुई उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आया जिसकी वजह से तबाही ज्यादा हुई। बिल्कुल हुई, हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है श्रीनगर में भी। वहां पे भी 2014 से पहले जो माइनिंग हुई थी इसको रिवर बेड को नीचे करने के लिए उसमें भी हमने देखा कि इसी तरीके से गलत लोगों को उसमें अकोमोडेट करने के वास्ते किया गया था। लेकिन जम्मू में तो इसके ऊपर लोगों का रोष जो है वो तो कई सालों से है कि यहां पे इलीगल माइनिंग हो रही है। यहां पे बाहर के लोग आ रहे हैं, उनका कोई पैरामीटर जो माइनिंग का पैरामीटर होना चाहिए, साइंटिफिक पैरामीटर, कल्चरल ये अपना ये जो हमारे इम्बैलेंसेस जो हो रहे हैं जैसे एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, उन सब को नजरअंदाज करके यहां पे माइनिंग होती थी और जिसके नतीजे में हमारी रेत हमें इतनी महंगी मिलती थी और वो आउट ऑफ स्टेट जाया करती थी, जिसकी वजह से हमारे यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। जैसे हमारे यहां पे टिप्पर वाले थे, डंपर वाले थे, उनको भी यूटिलाइज नहीं किया गया। हम इस वास्ते शिकायत नहीं कर रहे कि उनको क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया, हम इस वास्ते भी शिकायत नहीं कर रहे हैं कि आपने वो एक डाका यहां से मार के बाहर ले गए। हम ये कह रहे हैं कि आज जो यहां पे सैलाब आया है उसमें उस इलीगल माइनिंग ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए क्योंकि यहां लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, लॉस ऑफ क्रॉप हुआ है, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, प्राइवेट एंड पब्लिक। इतनी डिवास्टेशन होने के बाद जो भी
इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक माइनिंग भी है, उसके ऊपर कमीशन में लगता है कि अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। आपको लगता है जहां जहां कमियां हुई? देखिए, हम सरकार से बाहर हैं, हम सरकार में तो है नहीं। हमारा काम है पब्लिक इश्यूज को उजागर करना। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। फर्ज तो सरकार को भी निभाना है, तभी वो सरकार उसको कहा जाता है। तो इस वक्त की जो सामने सिचुएशन आई है, हमने इससे सबक भी सीखना है। सरकार ने सबक सीखना है, इंडिविजुअली सीखना है, कलेक्टिवली सीखना है, और हमने कोर्स करेक्शन करना है। अगर हम कोर्स करेक्शन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एसओएस करेंगे कि कहीं पे कोई फंसा है, इसको निकाल लो, बचा लो। कहीं पे पानी नहीं है तो पानी पहुंचा दो। कहीं पे मकान धस गया है तो उसको कंपनसेशन दे दो। तो फिर ये सब दोबारा हमको देखना होगा। वी हैव टू डू कोर्स करेक्शन मेथोडिकली, साइंटिफिकली एंड विद ए कमिटमेंट। इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने जैसे खुद से कहा कि एमएलए एक इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन डिस्पैरिटी क्यों? क्या इस पानी पीने में भी डिस्पैरिटी आप करेंगे? क्या पावर की सप्लाई में भी डिस्पैरिटी करेंगे? क्या डैमेज में भी डिस्पैरिटी करेंगे कि नहीं, इस विलेज की असेसमेंट नहीं होनी चाहिए? फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। नाव अब्दुल हमीद राथर, बहुत बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तिमो आय तिमो कोर ये इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई वारिया कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन ज्यादा को ज्यादा। पे बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे। ये 1500 या 2000 बिल भरान, 2000 पे मे गसान, तो मगर तथ बज भरान 300 400 या 500। तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मे नाव गुलाम रसूल भट, रोजान शाह हमजान कॉलोनी नाइकबाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बालो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब वारिया फर्क आई अमे कि मतलब कोतान गसान वारिया फीस वो गसान कम, वारिया फर्क आई। यह मतलब इत पे कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान, मतलब तम ये ग्रिडस मज। तो अमे सवारिया फर्क। बे ब्या चीज कि मतलब अगर ये यूनिट रोजन सेव, तम लगन मंदस मज बकान। यह पे 1,64,000। मे बासान 94,000 आए वापस, 94,000 आए वापस। सिस्टम ठीक। बहुत बाकी लुकन तक यसान पन एनर्जी बचान, यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है। उसको ऑनलाइन जाना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी, पीडीएफ कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड then the vendor has to install the RTS. It is a whole online process. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक।
ही इंजीनियर रसी को राष्ट्रपति चुनाव में डाल सकेंगे वोट। पटियाला हाउस कोर्ट ने वोट डालने की अनुमति दी। आईपी ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। गांदरबल के यंगूरा गांव में एक पत्थर की खदान में मिला शिवलिंग। प्रवासी कश्मीरी पंडितों ने बताया दिव्य संकेत, पूजा पाठ किया। कुल्लू के भूस्खलन हादसे में मारे गए 2 मजदूरों को शव श्रीनगर पहुंचाए गए। गुरेज विधायक नजीर गुरेजी और तुलैल की तहसीलदार जावेद अहमद ने श्रद्धांजलि दी। पुलवामा के गुंडीपोरा इलाके में भूस्खलन हुआ। इलाके की सड़कें, पानी और बिजली की आपूर्ति प्रभावित। कांग्रेस नेता उमर जान ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की। जम्मू कश्मीर में आई आपदा ने जनजीवन जहां एक तरफ अस्त व्यस्त कर रखा है, तो वहीं अब जम्मू के खेड़ी बंद तालाब के लोगों के सिर पर नई मुसीबत आ गई है। यहां अचानक जमीन फटने लगी है, पहाड़ियां खिसकने लगी हैं, जिससे 20 से 22 मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यहां लोग डरे और सहमे हुए। रोड कनेक्टिविटी ध्वस्त हो चुकी है। पानी और बिजली की सप्लाई भी ठप हो चुकी है। लोगों के लिए चुनौती अब पहले से ज्यादा है। जम्मू में बरसाती आपदा के बाद एक नई मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ खेड़ी पंचायत है। ये एक बंतलाब का इलाका है जम्मू का आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे अब पहाड़ी आस्ता आस्ता खिसकने लगी है। यहाँ की जमीन जो है वो धंस चुकी है और पहाड़ी आस्ता आस्ता खिसकने लगी है, जिससे कि अब जो लोग हैं यहाँ पे सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सभी मकान जो हैं वो टूट चुके हैं। लगभग 20 मकान जो आसपास हैं वो सब टूट चुके हैं। नीचे अगर मैं विजय आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी है जिसपे ये मकान बना हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खिसकनी शुरू हो चुकी है, जिससे कि जो यहाँ के लोगों की चिंताएं हैं बढ़ गई हैं। और आप देखते हैं मकान में कुछ नहीं बचा है। मकान में जो भी है, चाहे वो लेंटर था, चाहे वो उसकी दीवारें हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। और यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप बताएं कि किस तरह से ये हुआ है सब। ये 2-3 दिन से ऐसे हुआ कि पहले थोड़ी थोड़ी दरारें आई जमीन को, फिर जमीन धंसना शुरू हो गई और जमीन फटना शुरू हो गई। ये अंदर अंदर से चल रहे, अब 5-5 फुट के करीब, 6-6 फुट के करीब तो नीचे ही धंस गई है। और हमारे जितने भी जहाँ मकान है सब खत्म हो गए हैं, और सामान भी जो वो भी नहीं निकला, वो भी सब अंदर ही खत्म हो गया। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। क्या कहेंगी माता जी, किस तरह से आपका नुकसान हुआ है? किसी को जान के भी नुकसान तो नहीं हुआ? कोई चोट आई किसी? चोट तो नहीं आई, अब ऐसे कहाँ रहेंगे हम? क्या कुछ छोटों बच्चों का कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। क्या बचा हमारा? डंगर गाय ऐसे भूखे रो रहे हैं, क्या करेंगे हम? कभी आपने देखा इस तरह से पहाड़ी को खिसकते हुए नीचे की तरफ? कभी इतनी उम्र हो गई, कभी नहीं देखा हूँ। देखना पड़ा, क्या करना। इसी गात में डाल दो। जितने भी मकान हैं सब जो है आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी के साथ नीचे की तरफ जो है ढलान में हमने देखा है कि टूट चुके हैं। अब कितना आप में डर है इस बात को लेकर? कितना डर है बच्चे आपको लेकर, क्योंकि आप सब लोग यहाँ रहते हो, आप यहाँ पे? डर तो है, लेकिन क्या करना है, कोई आता ही नहीं है। सब आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, मीडिया वाला भी बड़े आते हैं, पर क्या करना है, कोई कुछ नहीं, रहने के लिए जगह। आप क्या चाहते हो गवर्नमेंट से, क्या चाहते हो? क्योंकि इस तरह का वाकया जिस तरह माता जी ने बताया कि पहली दफा देखा है यहाँ पे। गवर्नमेंट यही है, हमें सेफ जगह दे दे। आप क्या कहेंगे? हम भी क्या कहेंगे, रहने के लिए जगह तो मिलनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ रहना अनसेफ है, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। छोटे बच्चे हैं, कहाँ रहेंगे? ऊपर से बारिश आ रही है, पानी आ रहा है, खुले आसमान में बैठे हैं, खुले आसमान में बैठे, खुले आसमान में बैठे हैं। जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? इतना तो होना चाहिए हमें, कहीं सेफ जगह तो दे दें, हम वहाँ कोई टेंट शेंट मिल जाए हमें तो चलो, हम अपनी जान नहीं बची हैं तो चलो करेंगे उधर गुजारा, और क्या करना है। जैसे इन्होंने कहा कि कभी ऐसा हुआ नहीं पहले। नहीं ऐसा हुआ, जहाँ तो हमारे कई पुश्तें चल गई है। 300-400 साल से जहाँ पुश्तें हमारी चलती आ रही हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। ये तो इस बार पहली दफा हुआ ऐसा। तो अब ये कैसे हुआ? अचानक हुआ एकदम से जो है पहाड़ी नीचे की तरफ चलने लगी? जब 2-3 दिन बारिशें रही, उसके बाद चलने हुई, जब मौसम थोड़ा साफ रहा 2-3 दिन में, तो तब ये चलना शुरू हो गया। आसपास के सब मकान जो है, आसपास के जितने भी मकान हैं सब गर्क हो गए हैं, कोई भी नहीं सेफ रहा। जितने भी मकान हैं सब लगभग तबाह हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे जो मकान हैं, जो रोड हैं, वो सब जो है खिसक चुके हैं नीचे की तरफ, जिससे कि यहाँ पे जितने भी रिहायशी मकान हैं वो सब टूट चुके हैं। अब जो है बूढ़ी आंखें इसी इंतजार में हैं कि अब प्रशासन की जो है नींद खुलेगी और प्रशासन जो है वो इनके लिए मदद लाएगा। लेकिन आप सामने देखिए कि वो जो आप देखेंगे तलेड़े आई हैं, ये केवल इस मकान के नहीं है, कमोवेश जितने भी मकान यहाँ आसपास हैं सब में इस तरह के क्रैक्स जो हैं वो भी, अब ये मकान रहने के लायक नहीं बचा है। यानी कि इन लोगों के जो कहना है वो यही कहना है कि
कि आज तक जितने भी इन्होंने 200-300 साल इनके जो पहले जो इनके पूर्वज थे वो भी यहाँ पे रहते आए, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने नहीं देखा है, ऐसा कभी विटनेस नहीं किया है कि ये पहाड़ी जो है वो खिसकने लगे नीचे की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाता है कि जिस तरह से यहाँ पे जंगलों में पेड़ों की कटाई हुई है, जिस तरह से यहाँ पे डिफोरेस्टेशन हुई है, अब वो बहुत ही गहरे और जो है कड़े संकट पैदा करने लगा है यहाँ के लोगों के लिए। कैमरामैन सागर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 खेड़ी पंचायत बंतलाब। फिलहाल इसी के साथ